आज एक और पार्टी परिवारवाद के कारण टूट गई। एनसीपी में जो कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाया और उसके बाद से मोटा मोटी देश में सारे लोग को ये समझ आ रहा था कि आज न कल एनसीपी टूटने वाली है और अजीत पवार कोई न कोई बगावत करने वाले हैं। और भाई ऐसा हुआ और आज अजीत पवार बगावत करके और उन्होंने सीधे सीधे एनसीपी को अपनी पार्टी बता डाली। जो शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल थे और छगन भुजबल थे, आज वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार के साथ दिखे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। असल में ये एकदम बिल्कुल ऐसा था कि होना ही था, आज हो या कल हो। असल में ये आज से नहीं, महाभारत काल से ऐसा होता आ रहा है कि लोग योग्यता को देखना ही नहीं चाहते। और हमारे देश में ये परिवारवाद, असल में परिवारवाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवारवाद का मेन कारण हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी अगर किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उनके परिवार के लोग उसी फील्ड को चूज़ करें और उसी फील्ड में जाएं। यहाँ समस्या है योग्यता और अयोग्यता की, कि जब आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें अगर इस तरह से आप करते हैं कि एक आपकी पार्टी में कई सारे लोग हैं और कई योग्य लोग हैं और आपके साथ काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, और तब जब इस तरह का पार्टी का अध्यक्ष या जो मंत्री बनाने की जब नौबत आती है, तो उस समय आप उन सबको दरकिनार करते हुए आप अपने ब्लड रिलेशंस और जो अपने आसपास के रिलेटिव को ही चुनते हैं। समस्या वहीं खड़ी होती है। अगर इसमें भी कहें कि सुप्रिया सुले का कोई राजनीतिक कद होता या कोई ज़मीनी स्तर की वो नेता होती, और या उनमें कोई मैनेजमेंट का एक संगठन को चलाने का एक अगर गुण होता, तो हो सकता है कि वह इन चीज़ों को अच्छे से संभाल लेती। पर चूँकि उनके पास न संगठन में काम करने का अनुभव था, न उन्होंने एक तरह से जो ज़मीनी नेता होने का जो एक गुण होना चाहिए वो नहीं है, कोई मास अपील नहीं है उनमें। उनकी एक सबसे बड़ी जो काबिलियत है वो वही है कि शरद पवार की बेटी है। सेम टाइम उनके जो भतीजा हैं जो अजीत पवार है, असल में शरद पवार की सारी राजनीति और उनके भतीजे के आसपास ही थी। और जितनी बार भी आप देखें एनसीपी जब भी किसी के साथ भी सरकार बनाई है, चाहे वो कांग्रेस के साथ है चाहे वो बीजेपी के साथ है, वो हमेशा ही आप देखेंगे अजीत पवार ही उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जब लगातार अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहे एनसीपी के तरफ से, और तब जब पार्टी की कमान देने की नौबत आई, तो वहाँ अजीत पवार को दरकिनार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को लग रहा था, धीरे पीछे काफ़ी टाइम से वो नाराज़ भी चल रहे थे, और नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। और बहुत दिनों से जब वो 2019 से आप देखिएगा, तो अजीत पवार कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे जो एकनाथ शिंदे के साथ था शिवसेना वाले मैटर में, कि शिवसेना के ज़्यादातर लोग कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे महाविकास आघाड़ी की सरकार में। तो वहाँ वो टूट हुई। सेम टाइम एनसीपी में भी एक ये था कि हम एनसीपी बनी थी कांग्रेस का विरोध करके। शरद पवार ने जो पार्टी बनाया वो तो कांग्रेस के विरोध में ही बनाया था। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए एनसीपी के भी लोग, ज़्यादातर लोग तैयार नहीं थे। लेकिन शरद पवार के कारण महाविकास आघाड़ी का निर्माण हुआ और उनकी सरकार बनी, और बाद में एकनाथ शिंदे के कारण वो सरकार गिरी और बीजेपी की फिर सरकार बन गई। तो ऐसे में, और तब जब एक तो अजीत पवार जाना नहीं चाहते थे और उनका भी मत यही था 2019 से ही कि बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, तो वैसा हुआ नहीं। और अब जाकर
एक ऐसा इस समय सिचुएशन बना जहाँ की उनको लगा कि यही टाइम है कि अपना यहाँ से निकल लें। और भाई हुआ, अब कितने लोग उनके साथ निकले हैं। अब ये तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरा पार्टी, उन्होंने ये नहीं बोला कि पार्टी में कोई टूट करी है, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि पूरा एनसीपी ही अब हमारा है और एनसीपी ही सरकार को समर्थन कर रही है और सरकार में शामिल हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है आज महाराष्ट्र की राजनीति में, और इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होंगे लोकसभा पे भी और विधानसभा चुनाव में भी। दूसरी ओर शरद पवार को ये बहुत बड़ा झटका लगा है मेरे समझ से, क्योंकि दो चीज़ें हैं। या तो शरद पवार को ये पहले से पता है, अगर शरद पवार को पहले से पता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शरद पवार को ये पता नहीं है और इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो मेरे समझ से शरद पवार का एक तरह से राजनीतिक पतन हो चुका है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे पार्टी को खड़ा कर लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी को खड़ा करने के लिए उस तरह के नेतृत्व की भी ज़रूरत होगी। और जो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े नेता जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल निकल चुके हैं, छगन भुजबल निकल चुके हैं और अदिति तटकरे निकल चुके हैं, तो बड़े बड़े नेता तो वहाँ से निकल चुके हैं। अब केवल वहाँ सुप्रिया सुले और एक जितन अवाल है जो लगातार एक तरह से हिंदू विरोधी ही बातें करते नजर आते हैं। तो इस तरह के नेता को लेकर पार्टी को फिर से खड़ा करना तो बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा, ये कहने की बातें हैं बहुत, मैं न्यूज़ चैनल्स में सुनता हूँ इस डिबेट्स में कि शरद पवार बहुत बड़े नेता है और बड़े महाराष्ट्र में उनको चाणक्य बोला जाता है और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद है। पर मेरे को नहीं लगता। हम डेटा पे बात करते हैं। 25 साल हो गए हैं शरद पवार के कांग्रेस से अलग हुए, और महाराष्ट्र की राजनीति में तो कुल मिलाकर उनका 50 साल हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में 50 साल और कांग्रेस से अलग एनसीपी के 25 साल हो गए। इतने सालों में 25 सालों में केवल 2004 में जो उनको हाईएस्ट सीट मिला था विधानसभा में 71 सीट। अगर वो बहुत बड़े नेता होते तो अपने दम पर कभी न कभी वो पूरी पार्टी को सत्ता में ले आते। जैसे आप ममता बनर्जी को देखो कि अकेले दम पर 2 या 3 टर्म पश्चिम बंगाल में ले चुकी है, तो उनको हम बड़ा नेता कहेंगे, ना कि हम एक क्षेत्रीय दल के नाम पे आप इनको कहेंगे शरद पवार को। तो कोई भी पार्टी अगर सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जाता है न्यूज़ चैनल्स पे कि हाँ ये एक बहुत बड़े हैं और उनको राजनीति की पहले ही समझ हो जाती है, अगर पहले समझ होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। हाईएस्ट जो लोकसभा की सीट उन्होंने जीती है 9 सीट। तो अगर आप देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से वो कोई बहुत बड़े नेता या बहुत करिश्मा वाले नेता नहीं है। आप वैसे आप बोलो कि हाँ ठीक है उनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों का उनको अनुभव है, नॉलेज हो सकता है, तो उस बात के लिए कोई मनाही नहीं कर सकता कि हाँ उस मामले में हो सकता है कि वो बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस नहीं बता रहा है कि वो एक बहुत बड़े नेता हैं। तो आज की घटनाक्रम में एक बार फिर से ऐसा हुआ है कि परिवारवाद को एक झटका दिया है। परिवारवाद में किसी भी पार्टी में बार बार ये एक मैसेज जा रहा है कि आप सिर्फ अपने बेटा या बेटी को ही आगे बढ़ाने के चक्कर में ना रहे, नहीं तो कोई ना कोई पार्टी को आपको ले जाएगा। अच्छा ये है कि आपकी पार्टी में जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर से परिवारवाद की राजनीति को झटका दिया है। जय हिंद, जय भारत।